स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में दोस्तों। या प्राचीन इतिहास का अगला भाग एमसीक्यू है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 36 से आप सभी के सामने, एक मिनट, कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। 36 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सातवाहन। प्रश्न नंबर 37 है, बौद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो 37 का सही उत्तर होगा बी यानी कि कुषाण काल में। प्रश्न नंबर 38, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। 38 का सही उत्तर होगा सी है, एक मिनट, हाँ, प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा सी यानी कि कानव। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 पे आइए। इसमें है कि किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था। तो 39 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पैन चाओ। प्रश्न नंबर 40, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, मतलब किसने जारी किया। 40 का सही उत्तर होगा बी यानी कि कुषाणों ने। इन सभी के बारे में हम लोग इसके पहले वाली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 41 में है आप सभी के सामने कि ए है जो इसमें एक कथन दिया गया है, जो कथन ए है, और एक दिया गया है आर यानी कि कारण। जो ए कथन है उसका दिया गया है यहाँ पे कारण, तो बताना है कि आर यानी कि जो ये कारण है क्या इसका संबंध इससे है या नहीं। ठीक है। ए में है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, इसमें ये दिया गया है। अब इसमें दिया गया है कारण। उस कारण क्या है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, तो बताना है सही है कि नहीं। 41 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ए तो सही है लेकिन तो आर गलत है। यानी कि ये बात तो सही है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये बात सत्य है, लेकिन अगर बात ये हो कि उनके पास उच्च कोटि के नौसेना था तो ये बात गलत है। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है कि, एक मिनट, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। तो 42 का सही उत्तर होगा सी यानी कि गांधार। प्रश्न नंबर 43 है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो 43 का सही उत्तर होगा सी यानी कि महायान। प्रश्न नंबर 44 है कि कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। 44 का सही उत्तर होगा सी यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत। प्रश्न नंबर 45 पे आइए। इसमें है कि प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था। 45 का सही उत्तर होगा डी यानी कि पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न नंबर 46, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध सांस्कृतिक भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। 46 का सही उत्तर होगा बी यानी कि पार्थो राजा गोंदो फिनर्स द्वारा। प्रश्न नंबर 47, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। 47 का सही उत्तर होगा सी यानी कि गोंदो फिनर्स। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 से आप सभी के सामने कि किस कुषाणु शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्डफेसस सेकंड। ठीक है। ध्यान देना, हर एक प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 है कि किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया। 49 का सही उत्तर होगा डी यानी कि शकों ने। प्रश्न नंबर 50 है कि त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। तो 50 का सही उत्तर हो गया यानी कि शक। प्रश्न नंबर 51, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम सही है। प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर होगा ए यानी कि यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। अब प्रश्न नंबर 51 के बाद फिर से आप लोग पढ़िए। इसमें क्या पूछा गया कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध, यानी कि सबसे पहले किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया, ये पूछा है। उत्तर ए है यानी कि सबसे पहले किया यूनानी ने, फिर शक ने, फिर किया कुषाण ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 52 है आप सभी के सामने कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया, सबसे पहले कब लाया गया। 52 का सही उत्तर होगा यानी कि ग्रीकों के द्वारा, जो ग्रीक थे उसके द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बैक्ट्रिया। प्रश्न नंबर 54 है, चार धातु यानी कि सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है। तो 54 का सही उत्तर होगा डी यानी कि, एक मिनट, हाँ, डी यानी कि कासारपड़। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 पे आइए। इसमें है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो 55 का सही उत्तर होगा बी यानी कि तमिलों एवं चेरों का। प्रश्न नंबर 56 पे आइए। यहाँ पर है कि मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत है। असत के बारे में पूछा गया, ध्यान देना।
इसमें क्या पूछा गया कि मौर्योत्तर कालीन, जब मौर्य था तो उस कालीन कौन सा प्रमुख बंदरगाह के बारे में पूछा गया है। तो इसमें ये पूछ लिया गया कौन सा असत्य है, मतलब उसके शासनकाल में कौन सा बंदरगाह नहीं था, ये आपको सब मिला के बताना है। 56 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि कोचीन। और प्रश्न नंबर 57 है आप सभी के सामने, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिस्टियन सी में पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया है। 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी, अरिकामेड। प्रश्न नंबर 58 है, एक मिनट, हाँ, इसमें पूछा गया है मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डामेट्रियस। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया। 59 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मीनाडार, ठीक है। प्रश्न नंबर 60 है कि कुषाणों का संबंध, 60 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि चीन के यूची जनजाति से है, ऐसा माना जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। 61 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अश्वघोष। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 62 है, एक मिनट, इसमें आपके सामने दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ नाम है, जैसे ए में है एंडोग्रिक, बी में है शक, तीसरी में है पार्थो, ठीक। और सूची नंबर 2 में 3 पॉइंट है, 1 2 3, इसमें भी कुछ नाम है, बताना है कौन सा पॉइंट किससे संबंध है। तो 62 का सही उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से। अगर बात करें इंडो ग्रीक का संबंध होगा 1 से, यानी कि हिंद यवन से। इसी तरह बी का 2 और सी का 3, ठीक। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 63 के बारे में। इसमें भी इसी तरह का सवाल पूछा गया है। 2 सूची है, इसमें कुछ राज्य के नाम हैं, जैसे कि सूची नंबर 1 में यहाँ पर आपके सामने 4 राज्य के नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में है सुंग, ठीक है। अब सूची नंबर 2 में भी 4 पॉइंट दिए गए, लेकिन उस राज्य का राजधानी दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि 63 का जो उत्तर होगा, कौन सा राज्य किस राजधानी से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्रश्न नंबर 63 है उसमें सूची नंबर 1 का पॉइंट नंबर ए जो है उसका संबंध 1 से होगा, बी का 2 से होगा, सी का 3 और डी का 4। यानी कि अगर बात करें ए, यानी कि सुंग का संबंध होगा 1 से, यानी कि विदिशा से, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 64 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि धारण या फिर ग्रहण की। तो 64 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कुषाण। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल से हुआ। तो 65 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि बात करें तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, यानी कि ए बी सी, ये तीनों जो है ऑप्शन जो है इससे संबंधित है, ठीक है, इस प्रश्न में, यानी कि प्रश्न नंबर 65 से। अब बात करें प्रश्न नंबर 66 के बारे में। इसमें कहा गया है कि सातवाहन नरेश हाल ही के समकालीन गुनाडे ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की। तो प्रश्न नंबर 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 67 के बारे में। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब आपको इन तीनों पॉइंट को सही तरीके से पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देना है। तो आइए पहले जानते हैं इसका उत्तर क्या है। तो प्रश्न नंबर 67 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि केवल 3। अब 3 में क्या है, 3 में बात किया जा रहा है कि बोध गया के शशांक ने बौद्ध वृक्ष को काट दिया था, ठीक है। इस प्रश्न नंबर जो 67 है इसका संबंध पॉइंट नंबर 3 से, यानी कि पॉइंट नंबर 1 भी गलत है, पॉइंट नंबर 2 भी गलत है। अब पॉइंट नंबर 1 में क्या था कि सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, यह पॉइंट गलत है, ऐसा नहीं था, ठीक है। इसी तरह पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र सुंग बुद्धों को संरक्षण देते थे, यह भी पॉइंट गलत है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 68 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। इसमें बात किया जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ अशोक के बारे में। तो 68 का सही उत्तर होगा बी, ठीक है, ठीक है। इस बी यानी कि महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 69 के बारे में। इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो प्रश्न नंबर 69 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कुषाण। अब देखिए इससे संबंधित, यानी कि कुषाण से संबंधित हमने इस वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो में काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं, जो कि सोने के सिक्के से संबंधित हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब आपको ये ध्यान देना है जो सवाल बार बार आए, यानी कि उसके पूछे जाने का तरीका अगर अलग अलग है, तो आप ये मान के चलिए कि जब भी सवाल किसी भी एग्जाम में आएगा तो इससे संबंधित सवाल आने का चांस बढ़ जाता है। तो आप लोग को ध्यान देना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर आप सभी को ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करें अगर प्रश्न नंबर 70 के बारे में, तो इसमें है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। प्रश्न नंबर 70 का सही उत्तर होगा चेदी। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 71, यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है, इसमें पूछा गया कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने 3 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब तीनों पॉइंट को आपको पढ़ना है फिर उत्तर देना। पहले उत्तर जान लेते हैं। तो उत्तर होगा भाई साहब सी, यानी कि 2 और 3, यानी कि 2 सही और 3 सही, पहला गलत है। तो दूसरे में दिया गया है कि श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती है। और 3 में है कि श्रेणी जो है को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 71 में कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी जो है संगठन के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट नंबर 2 सही है, पॉइंट नंबर 3 सही है, पॉइंट नंबर 1 गलत है। तो क्यों गलत है, आइए पॉइंट नंबर 1 भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। तो यह जो बात है पॉइंट नंबर 1 में वह गलत है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों देखिए, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी आपको ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका जरूर समाधान किया जाएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।